नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। प्रतिभा इसलिए प्रतिभा है क्योंकि वह साधारण न होकर असाधारण होती है। प्रतिभा के आप आलोचक हो सकते हैं या प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन प्रतिभा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उससे आप अपने आप को अछूता नहीं रख सकते। या तो आपको प्रशंसक बनना होगा या फिर आलोचक बनना होगा। चूँकि ये बात हम इसलिए आज कह रहे हैं क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन वो मना रहे हैं और उनकी प्रशंसा में कुछ ऐसी बातें कह दी गई हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें संबोधित किया गया और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है। और आज कुछ बीजेपी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कह दिया है और उन्हें कह दिया है फादर ऑफ कंट्री। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी कुछ इन्हीं बातों का जिक्र किया है और महात्मा गांधी की तरह नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कह दिया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का योगदान है नए भारत के निर्माण में, इस प्रकार से वो फादर ऑफ कंट्री हैं। अब इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे, क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है, क्या कुछ कहने का इसका अर्थ भी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, हमारी बाईं तरफ विद्याशंकर तिवारी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं और दूसरी तरफ विष्णु शर्मा जी हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्याशंकर तिवारी जी से। विद्याशंकर तिवारी जी, क्या ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी ने बेशक बेहतर काम किया है भारत के संदर्भ में, लेकिन उनको फादर ऑफ कंट्री कहा जाए? थोड़ा आप मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है और ये देश में ऐसा होता रहा है। कांग्रेस को यदि आप याद करें तो बरुआ जी ने कहा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ठीक है। ये उसी कड़ी की चमचागिरी है। आपका अपने प्रधानमंत्री का, अपने नेता का जन्मदिन मनाइए। यदि महात्मा गांधी के संदर्भ में या उनसे तुलना करते हैं तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को जो उपाधि दी राष्ट्रपिता की, वो किसने कहा? वो अपने आप में रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस एक शख्सियत थे जिनके एक एक वर्ड की कीमत थी। ये जो लोग बोल रहे हैं इनकी क्या हैसियत है? ये सिवाय कि एक कार्यकर्ता हैं, आप एक मुख्यमंत्री की आप पत्नी हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा भाव दे रहे हैं। इनके शब्दों को इतना दिया भी नहीं जाना चाहिए। एक बात, देश का प्रधानमंत्री होना अलग बात है और महान होना अलग बात है। आप पद पे बैठे हैं तब कोई काम कर पा रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से यदि तुलना कर रहे हैं तो महात्मा गांधी किसी पद पे नहीं थे, वो किसी पद के मोहताज नहीं थे कि पद मिलेगा तब जाके राष्ट्रपिता बनेंगे। ये दोनों में अंतर है, मतलब कोई टच ही नहीं है। अतिशयोक्ति क्या चमचागिरी की पराकाष्ठा है। देखिए, महात्मा गांधी के पास तो नैतिक सत्ता थी, उनके पास कोई राजसी सत्ता तो नहीं थी। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी को लगता है, किसी के हृदय का उद्गार हो कि नरेंद्र मोदी ने बेहतर काम किया है भारत के लिए और उन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए उनके जन्मदिन के अवसर पे, तो गलत क्या है? नहीं, उपाधि किसी को देना ये आज के दिन का वो नहीं है। आज इनकी उपलब्धियां और अनुपलब्धियां इस तरह से उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या अच्छे काम किए, क्या ऐसा काम किया कि वो जो देश के लिए कुछ ठीक नहीं है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके चीज़ें चल रही हैं। तो उपाधि देना आज के दिन का मुझे लगता है कि ये मतलब ये ठीक नहीं है आज का दिन उनको। अच्छा विष्णु जी, आप बताएं कि इसमें आखिर गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाता है, चूँकि 370 को हटाया उन्होंने, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, हम चर्चा करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। और किसी के हृदय के उद्गार हैं तो कोई दिक्कत है क्या? देखिए, हृदय के उद्गार जैसे कहा जाता है ना, मोदी के भक्त हैं, वो लोग करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो करते रहें, तो उसमें किसी को कोई बुराई नहीं। किसी का फेवरेट कोई होता, जयललिता के यहाँ तमाम हार गए या कुछ हो जाता था तो कई लोग आत्महत्या कर लेते थे, कई वहाँ नेता मरता है साउथ का, वो हो जाता है। तो वो उनकी भावनाएं वो होती हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, तब मुख्यमंत्री की बीवी, वो भी ऐसे समय में जब ये माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छिन सकती है, हो सकता है शिवसेना उसकी मांग करे, तब वो लिखती हैं फादर ऑफ कंट्री। तो वो जो उन्होंने कहा कि चमचागिरी की पराकाष्ठा, मैं इस पर बता देता हूँ। उन्होंने आधी बात बरुआ वाली बताई थी। उसमें जब इमरजेंसी के दौरान बरुआ को, दरअसल बरुआ ने वो दिया था कि जो उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा
कि ऐसे में जब हाई कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के अपोज में आ गया है तो क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और आप जब तक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ। संजय गांधी को पता लगा और ये उन्हें बुरा लगा संजय गांधी को, तब फौरन उन्होंने इंदिरा इज इंडिया का नारा एक लगा दिया, जिससे लगे कि चमचागिरी जिससे हो गई। अटल जी जेल में थे तब उन्होंने एक कविता वहीं से लिखी, जब उन्हें पता चला कि इंदिरा इज इंडिया नारा दिया गया है तो उन्होंने कहा, तो अब वही मैं इसलिए इस नारे को ला रहा हूँ जो तिवारी जी की बात को भी कहता है। जो कविता लिखी अटल जी ने जेल में, वो ये लिखी थी, इंदिरा इंडिया एक है इति बरुआ महाराज, अकल घास चरने चली गई क्या चमचों के सरताज। बाकी आप गूगल कर लीजिए कविता, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चमचों के सरताज उन्हें बताया जा रहा है। तो आज वो अटल जी जीवित होते तो इनको क्या कहते। लेकिन अगर यही बात एक इसमें एक दूसरा पहलू और है जो मैं देना चाहता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ जैसे महात्मा का जिक्र किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, उन्हें महात्मा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा फादर ऑफ नेशन, ऐसे ही महात्मा बहुत सारे लोगों को कहा गया है। माँ भी तमाम सारी माएँ हमारी 9 देवियाँ हैं, उसके अलावा निर्मला माँ, ये माँ, वो माँ, तमाम सारे लोग माँ पीछे लगाते हैं, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन फादर ऑफ नेशन एक ऐसा इशू बन गया है जिस पे कोई डिस्कस नहीं करता। संविधान में MHA ने अपने रिप्लाई में बताया कि फादर ऑफ नेशन वर्ड नहीं है और ना कहीं। अच्छा, ये बताएं कि उनको तो जो क्या अगर कोई किसी को पिता कह देता है, मैंने कहा यहाँ उनकी चमचागिरी की पराकाष्ठा हो सकती है, लेकिन किसी के लिए कोई देश का पिता है गांधी के अलावा, तो क्या वो हो नहीं सकता। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि इसको इतना सेंसिटिव इशू नहीं बनाना चाहिए। जो फडणवीस का बीवी ने कहा वो चमचागिरी हो सकती है, उससे मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन बार बार ये मुद्दा उठता है, बार बार ये मुद्दा होता है। मोदी नहीं, मान लो किसी की श्रद्धा किसी और में, कोई मुरारी बापू को मानता है, कोई किसी और नेता को मानता है, या किसी को लगता है कोई सामाजिक किसी में कोई कैलाश सत्यार्थी, उसकी भावनाओं की कद्र होना चाहिए हाँ था। उनकी भावना। अच्छा, जी अच्छा, जी बताइए। आप पिता तुल्य अपना बताइए, आप देश के कौन ठेकेदार हैं? मतलब संबित पात्रा का ही सिर्फ ये देश है क्या, या देवेंद्र फडणवीस की वाइफ का ही ये देश है क्या? आप देश की तरफ से उनको निरूपित मत कीजिए। हो सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा जाए तो वो कहेंगे कि बिल्कुल ये कतई ठीक नहीं है, ठीक है ना। आप अपने पिता तुल्य बताइए, अपने दादा तुल्य बताइए, आपको ये हक है, किसी की भी पूजा कीजिए, किसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की ठेकेदारी मत कीजिए, चमचागिरी की पराकाष्ठा मत ला दिए। इसके पीछे एक पुरुषवादी मानसिकता भी काम करती है। क्या? हम माँ किसी को भी कह देते हैं। आप सड़क पे जाइए, किसी की मम्मी होगी मम्मी नमस्ते, आपने कभी किसी को पापा नमस्ते नहीं कहा होगा। अपने ससुर को ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को बाप नहीं बोलते हैं। अच्छा, जी विद्याशंकर तिवारी जी बताइए, आपने कहा कि ये चमचई की पराकाष्ठा है। आपको लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी का जो योगदान है भारत के संदर्भ में वो कुछ बेहतर रहा है? कुछ उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे कि भारत उनको आगे तक याद रखेगा, सदियों तक। और ऐसे में उनको अगर कह दिया जाए कि फादर ऑफ कंट्री, तो क्या आपत्ति है फिर इसमें? कितने फादर ऑफ कंट्री होंगे? आप प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और जब तक ये नरेंद्र मोदी जी हैं, एक एक प्रधानमंत्री जिसको सबसे आप विकेस्ट मानते हैं, उसका भी यदि एग्जाम्पल लेंगे, चंद्रशेखर का कुल 6 महीने का था और बैसाखी फिर टिकी हुई सरकार थी। मनमोहन सिंह को विकेस्ट प्रधानमंत्री कहा जाता है जो 10 साल चलाए, ठीक है। नरसिम्हा राव को कहा जाता है। तो अब एक एक आदमी के मैं आपको उसकी खासियत बताता हूँ। नरसिंह राव ने इस देश को उदारीकरण के रास्ते पर ले गए, जो खुली अर्थव्यवस्था का आज हम भाग बन करके, बड़ा बाजार बन करके इतरा रहे हैं। मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वही उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिनाने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर उनमें से करेजियस प्रधानमंत्री थे जिसने अमेरिका को तिल देने से इराक युद्ध के दौरान मना कर दिया था। तो बहुत सारे, सब में कुछ न कुछ गुण निकलेंगे और कुछ अवगुण निकलेंगे, तो देश के कितने बाप बनाएंगे आप जहां तक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में गुणगान कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में कहिए, या जब पूर्व हो जाते हैं तो कि कश्मीर से उन्होंने धारा 370 को खत्म किया, इतिहास लिखा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इस देश के कितने बाप होंगे? आप पिता तुल्य उनको बताइए, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। प्रवीण जी ये बताइए कि जब भी कोई समय आता है और उस वक्त जो शासक होता है और उसकी जो उपलब्धियां होती हैं उसका गुणगान निश्चित तौर पे होता है, तो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं उनके कुछ उपलब्धियां हैं देश के सामने। बीजेपी प्रवक्ता होते तो गिनाते क्या क्या उपलब्धियां हैं, जो कि हम गिनाने लगे तो समय निकल जाएगा। अब ये बताइए, उस समय विशेष में अगर उनको फादर ऑफ कंट्री कह दिया गया तो कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी इस पर? नहीं, वो तो विद्याशंकर जी साफ साफ कह रहे हैं कि भाई कितने फादर ऑफ कंट्री बनाएंगे आप। क्या मतलब इसकी कोई सीमा रखी और जाए? फादर ऑफ कंट्री का कोई कंसेप्ट तो है नहीं इस देश में। अच्छा, गांधी जी को भी तो कोई उस तरह की उपाधि तो उस तरह से कोई संवैधानिक तो नहीं है ना, कहा गया है तो। अच्छा विष्णु जी बताइए, देखिए थोड़ा सा अगर शब्दों पे जाएं, राष्ट्रपिता उनको क्यों कहा गया? पिता का जो पहला कर्तव्य होता है ना, उसका जुड़ा हुआ है अर्थ पोषण से।
जो राष्ट्र का हित चाहता हो, देश का हित चाहता हो, उसका पोषण करता हो, उसकी बेहतरी चाहता हो, उसके लिए उसने त्याग तप किया हो, तो उसे इस तरह की उपाधि दे दी जाती है। तो मोदी ने ऐसा कुछ किया नहीं है क्या कि उनको अगर कह दिया गया तो इतनी आपत्ति हो जाएगी? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ खाली मोदी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देश से आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किन्होंने बताया, आज़ादी से पहले के तमाम महानायक रहे हैं जिन्होंने तब, अब नाम भी नहीं सुने होंगे, स्कंदगुप्त ने होड़ों से कैसे सुरक्षित रखा देश को, ये इतिहास में लोग जाने भी नहीं थे। 1909 में जब अर्थशास्त्र हमें मिला मैसूर की एक लाइब्रेरी में, तब हमें पता चला कि चाणक्य नाम का कोई आदमी था, और तब पता चला कि चंद्रगुप्त के नाम से जो यहाँ पे से वो जो खम्बा मिला है महरौली में, वो चंद्रगुप्त राजा का था। तब वो पता चल रहा है कि अशोक, जब तक ब्राह्मणी लिपि नहीं पढ़ी गई और 1837 तक, तब हमें पता ही नहीं था कि क्या लिखा है इन खम्भों पे, अशोक के इतने शिलालेख मिलते थे। तो हिस्ट्री पता नहीं चली, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग देश को योगदान दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला, गांधी जी राष्ट्रपिता बोल दिए उन्होंने, गांधी जी से उनका हालांकि मनमुटाव उस वक्त हो चुका था जब उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया, इवन नेहरू को सम्मान दिया, ब्रिगेड बनाई उनके नाम पे, गांधी के नाम पे एक ब्रिगेड बनाई थी, लक्ष्मीबाई के नाम पे एक ब्रिगेड बनाई थी। तो होता क्या है, हिस्ट्री ये कहती है कि आज आपको दिग्विजय सिंह, केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, ये सब कई लोगों को पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है। इतिहास इन्हें कैसे आंकेगा कल को, यानी इतिहास के महानायक बन जाएंगे, यानी समकालीन शासकों के आपस में उनके कम से कम उसको महत्व देना ही होगा। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा मेरे जहन में कौंध रहा है। मुझे लगता है इसमें कि वो इतिहास पर छोड़ दें। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, चूँकि देखिए ये जो फादर ऑफ नेशन जो शब्द है हमारे जहन में बहुत पहले से अंकित है, और इसको हम लोग महात्मा गांधी से जोड़ के देखते हैं। कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि बीजेपी प्रवक्ताओं ने नया शब्दावली नहीं गढ़ा और शब्दावली जो कि उधार ले लिया, महात्मा गांधी के साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है, ये दिक्कत होगी? उनका महिमा मंडन करने का कुछ और शब्द ले लिया था तो कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, मुझे ये लगता है कि जो इसके पहले किसी भी चीज़ के ना एकदम से शून्य में तुलना नहीं होती है, कोई ना कोई तुलना करने के लिए चाहिए। तो यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला गया है तो सबसे पहले तो उनकी शख्सियत देखिए, और किन लोगों ने बोला, किस कैसे वो पूरे देश में इस रूप में मान्य हुए। एक्सेप्टेंस भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो बड़ी शख्सियत थे और बड़ी शख्सियतों ने उन्हें ये उपाधि दी या अनौपचारिक तौर पे बोला, जिसे देश ने स्वीकार कर लिया। जहाँ रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो बहुत सारे काम किए हैं, उसमें से कश्मीर इशू है जिसके लिए इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी आलोचना हो रही है। उन्हीं के राज में जो है 45 साल 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री के रूप में अभी आके जाएंगे ना। अब जब प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे उसके बाद इतिहास लिखा जाएगा, एक शख्सियत के रूप में लिखा जाएगा, वो इतिहास अलग होगा। और उस चेयर पे बैठ करके और सिर्फ इसलिए कि उनके पास सत्ता है और आप उनको निरूपित करें, और वो भी कौन लोग निरूपित कर रहे हैं, एक जिनके पति को फिर से चीफ मिनिस्टर बनना है, और एक जो अभी चुनाव हार के आए हैं और एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो बीजेपी प्रवक्ता या फिर जो अमृता फडणवीस से बात कह रही हैं वो अपने निजी उद्गार बता दें, राष्ट्र की बात ना करें, राष्ट्र की बात ना करें। एक बात और मैं बताऊं, यदि ये बात लाल कृष्ण आडवाणी कहे होते, यदि वाजपेयी जी होते, वाजपेयी जी कहे होते, ये मुरली मनोहर जोशी कहे होते, तो भी एक बात थी, तो भी बहस का विषय बनता। ये तो सिवाय खालिश चमचागिरी के और कुछ है ही नहीं। आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मुझे एक चीज़ और लगती है, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये कोई मतलब ऐसे हवा में बात नहीं की जा रही है। बीजेपी में कोई भी चीज़ बड़े सुनियोजित तरीके से की जाती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गांधी को अब अंडर प्ले करने की तैयारी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कई बार कह चुके हैं कि राजनेताओं में उनके आदर्श तो महात्मा गांधी। हाँ ठीक है, वो तो जिस टहनी पर जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी टहनी को ही काटते हैं पहले। आपका क्या कहना है, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, मेरा ही मानना है कि अमृता फडणवीस क्या है, सीएम की वाइफ के अलावा गाना गाती हैं, कुछ सोशल वर्क करती हैं, ये कुछ मोदी के जी के लिए भी कर रही हैं, उसमें लिखा है, और नॉर्मली अपने रॉक कंसर्ट करती रहती हैं जो सोशल इश्यूज़ पे भी करती हैं। तो फडणवीस की वाइफ की गलती कम है, फडणवीस और बाकी बीजेपी नेताओं की गलती ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। ये 2 घंटे अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं 2-2.5 घंटे हो गए हैं, वो ट्वीट पड़ा हुआ है, और फडणवीस को या तो ऐसा नहीं है कि जानकारी ना हुई हो अभी तक, तो वाकई बेवकूफ़ी है, उन्हें जानकारी नहीं है, या बाकी लोग जिन्हें बीजेपी के जो वहाँ करता धरता है वो सीएम की वाइफ को नहीं कह पा रहे कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। तो ये उनकी वजह ज़्यादा है, ये पर्सनल है। ये टीवी डिबेट में हुआ, जो भाषण पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस ने,
वो बाकायदा लिखित भाषण था जो उन्होंने रेडियो से पढ़ा था। तो उन्होंने सोच समझ के बोला था और उसकी वजह थी क्योंकि लोगों ने उनको मान लिया था कि बोस गांधी जी के खिलाफ है, उनकी अहिंसा की नीति के खिलाफ हैं। तब उन्होंने गांधी जी को सोच समझ के कि गांधी जी का जो अपना खुद गांधी जी ध्यान रखते थे कि किसका जनाधार ज़्यादा है उसको मैं कैसे डील करूं। सेम सुभाष चंद्र बोस ने डील करने के लिए कि उनके लोग जो उन्हें मानते हैं वो मुझे समर्थन दें, ये राष्ट्रपिता शब्द उस वक्त बोला गया था। गांधी ब्रिगेड बनाई गई थी, नेहरू ब्रिगेड बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद तो बहुत सारी बहस के इश्यूज हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, ये लोगों ने अचानक से बोला है और अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बोला हो सकता है। यानी हमारी इस चर्चा से एक निष्कर्ष पे अगर हम पहुँचें कि अगर कोई तटस्थ व्यक्ति यानी कि जिसको लाभ हानि की चिंता न हो और जिसका समाज में पहले से एक अलग पोजीशन हो राजनीतिक सत्ता के अलावा, अगर उसकी तरफ से ये बात कही जाती, मोदी का ये महिमा मंडन किया जाता, तो शायद स्वीकारोक्ति इसकी ज़्यादा होती। ये कहने का ये तात्पर्य है। तो चलिए, अभी शुरुआत हुई ही है, अभी आने वाले दिनों में क्या इससे प्रतिक्रिया देखने को मिलती है ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक नई बहस की शुरुआत ज़रूर हो गई है कि क्या महात्मा गांधी के समतुल्य नरेंद्र मोदी को रखा जा सकता है? क्या महात्मा गांधी के जैसा व्यक्तित्व वाकई नरेंद्र मोदी का हो गया है कि फादर ऑफ नेशन की तर्ज पे फादर ऑफ कंट्री की संज्ञा दी जा सके? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।